ओके सो हाय दिस गाय एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। आज है 7 दिसंबर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा होने वाला है। टाइटल आप देख के समझ गए होगे। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस सीधे टॉपिक पे सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूँ। तो मेरी लास्ट राइड जो थी वो मैंने कंप्लीट करी थी 11 नवंबर में और आज है 7 दिसंबर, मतलब लगभग 20-25 दिन के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और मुझे लगता भी है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं कल आपको ये वीडियो ज़रूर काम देने वाली है। अगर आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। हम दो लोग और ये दो बाइक यहाँ पे फ्रेम में आपको इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये दो बाइक भी केदारनाथ जा चुकी है और हम दो भी केदारनाथ जा चुके हैं। मेरी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूँगा, जाके पूरी वीडियो आप देख सकते हो। बस ये था कि हम दोनों साथ में नहीं गए थे, मैं पहले गया था, ये बाद में गए थे। इनका कुछ पक्का नहीं था इसलिए हम लोगों ने साथ में नहीं किया था। बट ये बीच में हम एक जगह पे मिले थे देवप्रयाग के आसपास, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो के जिस मुद्दे पे हम बात आज करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे हम कि आपको अगर आप केदारनाथ कर रहे हो या आप गौमुख ट्रैक कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो गलतियां हमने करी या जो चीज़ें गलत जगह रुकना, गलत जगह खाना, वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे अगर आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे तो। पहला टॉपिक हमने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं पहले क्वेश्चन जिस हिसाब से आप लोगों के इंस्टा पे है, क्योंकि इंस्टा पे क्या होता है, इंस्टा या फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो उसका प्रॉपर उसको एलैबोरेट करके उसका आंसर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप ये समझ सकते होगे कि टेक्सटिंग में उस तरह से उसको पूरी तरह से एलैबोरेट करना सही नहीं हो पाता। क्यों? फील नहीं आएगी बताना। हाँ, तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। पहला क्वेश्चन है हाउ टू रीच केदारनाथ। तो केदारनाथ का सीन ये है कि ये यहाँ से डायरेक्ट गए थे केदारनाथ। मैं वाया गौमुख गंगोत्री होता हुआ गया था। अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, जाके फैल जाओ, देख लो, आराम से मज़ा कर लो। तो यहाँ से मैं गया दिल्ली से वाया एक नहर वाली रोड है वो होता हुआ मैं निकल गया मसूरी से दूसरे दिन मैं निकला गंगोत्री से मैंने गौमुख ट्रैक किया। फिर वापस मैं गंगोत्री से मैं निकल के बीच में कोई उत्तरकाशी से होता हुआ मैं पहुंचा हूं सोनप्रयाग। ये मेरी जो आइटिनरी थी वो ये थी, मतलब केदारनाथ पहुंचने की। और केदारनाथ जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि केदारनाथ डायरेक्ट आप केदारनाथ में सिर्फ रुक सकते हो, अपना व्हीकल वहाँ पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उससे पहले आपको 14, 15, 16 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है जो कि टोटल इंक्लाइंड है। इनका रूट थोड़ा डिफरेंट था। आप रणवीर भाई बताओ, आपका रूट क्या था, आइटिनरी क्या थी? मेरा यहाँ से दिल्ली था। दिल्ली का वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जहाँ खत्म होता है, यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ से परी चौक से हम लोग कट गए थे ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए। वो ईस्टर्न पेरिफेरल निकालता जाके हम लोग को मथुरा वाले हाईवे पे, वो मेरठ वाला हाईवे वो सीधा जाता है आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग होते हुए वो करके। और प्लस हमारे रूट में ये भी था कि हम लोग का 2.5-3 महीने से जो रूट बंद थी तोता पहाड़ी वाली, वो मेरी रूट खुल गई थी। और आप शायद उधर से आए हो, टेरी डैम वाली नहीं, हम लोग सब लोग तो उसी रूट से आए भाई, देवप्रयाग वाले से। आप लौटे हो उधर से, जाने वाले जो थे ना ऋषिकेश से जो जा रहे थे, हमारे उस दिन से पहले वो टेरी डैम होते हुए गए थे। तो एक कंफ्यूजन एक ये चीज़ है कि ऋषिकेश से दो रास्ते हैं, एक टेरी डैम होता हुआ है और एक देवप्रयाग होता हुआ। देवप्रयाग वाला रास्ता जब तक हम लोग जब लौटे उस दिन 1-2 दिन पहले खुला था। उस रोड पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, ढाबे वाबे कुछ भी नहीं था उस रोड पे, सब कुछ बिल्कुल शट डाउन था पूरा 2.5 महीने से। तो अब मे भी वो खुल गया क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रहा था, इस वजह से अब वो खुल गया है। तो आप टेरी डैम होते हुए भी, वाया टेरी डैम होते हुए भी जा सकते हैं, आप वाया देवप्रयाग होते हुए भी जा सकते हैं। टेरी डैम वाला सीन ये है कि टेरी डैम में आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और आपका वाया देवप्रयाग होते हुए जाएंगे तो आपको थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, 50, 60, 70 किलोमीटर का आपको। और रोड के पैच भी नए हैं अभी। हाँ, रोड के पैच भी नए हैं। और लौटने में मैंने यही रूट पकड़ा था, मतलब लौटने में मैं क्या हुआ था, मैं सोनप्रयाग से आपका ऋषिकेश आया था, ऋषिकेश से मैं कानपुर जा रहा था। हम ये लोग इधर, मतलब मेरा लौटना था, इनका जाना था। तो दूसरा क्वेश्चन है बेस्ट रूट फॉर केदारनाथ। आइटिनरी मैंने बता दी, रूट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। रूट का तो सीन यही है कि देवप्रयाग होते हुए जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। देवप्रयाग पे सीन सबसे मज़ेदार बात क्या है कि भागीरथी, अलकनंदा होके, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, संगम जो है वो देवप्रयाग पे। तो आप एक प्रॉपर फॉर्म अपनी आंखों के सामने गंगा का देख सकते हो। तो केदारनाथ में बहुत लोग कहते हैं केदारनाथ में कहाँ रुके। हाँ। सबसे मतलब केदारनाथ वाला सीन तो ये है कि केदारनाथ में कहाँ रुके। मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैंने रणविजय भाई लोगों को भी यही बात बोली थी कि बहुत अच्छे से ये चीज़ समझिएगा। केदारनाथ
से पहले कहाँ पे हम रुकते हैं वो है सोनप्रयाग, वो जगह का नाम है सोनप्रयाग, ठीक है। सोनप्रयाग में अगर वीडियो आप देखोगे तो आपको मैं जो एलेबरेट कर रहा हूँ आपको और अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो सोनप्रयाग में क्या है, एक पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग है, उस पार्किंग में आपको अपनी व्हीकल लगानी है, क्योंकि सोनप्रयाग के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते। मतलब सोनप्रयाग जो सिटी है छोटी सी, या उसको आप हिल स्टेशन बोलो, तो वहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि एंट्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम लोग गए हैं तब तो बहुत कम रश था, 5% लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे 5% लोग थे, मगर वैसे वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। इसलिए अगर प्राइवेट व्हीकल वो अलाउ कर देंगे अंदर जाने के लिए तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए वो वहाँ पे पहले से ही आपको स्टैंड पे बाइक खड़ी करनी है, कार खड़ी करनी है, उसके बाद आप तो इस सब से बचने के लिए सीन क्या है, उसमें दिक्कत क्या है। जैसे हम लोग बाइक से हैं, जैसे मेरी डोमिनर D4 है, अब इससे मैं गया, इस पर मेरे सैडल बैग सारी चीज़ें थी, तो मैं पहले बाइक खड़ी करूँ, सारा सामान वहाँ से अनलोड करूँ, उसके बाद जाके मैं होटल ढूंढूँ, या फिर वहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करी, अपना सामान वहीं छोड़ दिया पार्किंग वालों के भरोसे। उसके बाद मैं गया, मैंने होटल बुक किया, उसके बाद वापस आया, मैंने सामान उठाया, देन मैं गया होटल पे रखने। तो सैडल बैग, और वहाँ पे हर होटल ज़्यादातर ऊपर है इंक्लाइंड पे जाके, तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसको ऐसे करते ज़्यादा, तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये सीन अभी तक लगा। तो मैंने जब मैं लौट रहा था तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा अब ये चीज़ समझने वाली कि आप कभी भी केदारनाथ अगर कर रहे हैं तो केदारनाथ से पहले सोनप्रयाग पे आप बिल्कुल ना रुकें, मेरे हिसाब से ना रुकें। अगर आप अपने कन्वेंस से हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। बस से जा रहे तब तो आप से पहले भी अच्छे होटल मिल सोनप्रयाग से पहले आपको तमाम होटल है भाई, मतलब 20 किलोमीटर पहले से आपको बहुत अच्छे होटल मिलने लगेंगे, और सोनप्रयाग में आपको उतने ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सोनप्रयाग से पहले 2-3 किलोमीटर पहले आप वहाँ पे ले सकते हो आराम से होटल। आप वहाँ पे रुको। वही इन्होंने किया जो मैंने नहीं किया, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ी थी, सामान ले जाना लाना, वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं मिलता है जो सामान। हाँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ हो गया? हाँ, अब वही बात होती है ना कि मेरा एक्सपीरियंस इनको काम आया, अब हम दोनों का एक्सपीरियंस आप लोगों को काम आएगा, वही वाली चीज़ है। तो सोनप्रयाग से आप पहले रुक जाओ, आराम से रुको। और ट्रैक कब करना है, आप आज सोनप्रयाग से पहले रुको, उस दिन आप कहीं कुछ ना करो, चिल करो, मज़े करो, उस होटल में आसपास घूमो फिरो। अगले दिन सुबह 5 बजे 5:30 बजे आप वहाँ से निकलो सोनप्रयाग। ऑटो, टेम्पो, कैब सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप पहुँच जाओ सोनप्रयाग। 20-30 रुपये लेगा सोनप्रयाग वाला, वहाँ से 20-30 रुपये लगते गौरीकुंड के। 5 या 6 किलोमीटर है गौरीकुंड से आपका सोनप्रयाग से गौरीकुंड, 5 से 6 किलोमीटर, तो 20-30 रुपये वो लगते हैं। और वो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैक है वो 16 किलोमीटर का है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, आप अगले दिन निकले, आपने पूरा दिन ट्रैक किया, आप शाम में पहुँचे केदारनाथ। उस टाइम पे तो कपाट बंद हो गए होंगे, मगर आप अगले दिन सुबह 6 बजे दर्शन कर सकते हो। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक कपाट खुलते हैं। अगले दिन सुबह आप दर्शन करो, बढ़िया फ़ोटो लो, उसके बाद वहाँ से लौट लो सीधे नीचे अपने होटल की ओर। तो ये आपके लिए बेस्ट, मतलब आपको इतना मज़ा आएगा ना, आप कहोगे मेरा नाम लोग, आप कहोगे कैफ क्या बात बताई, मतलब किस तरह से ये, मतलब इस तरह से अगर आप केदारनाथ करोगे ना बहुत स्मूथली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा। और इसमें ज़रा सा भी आपने अपनी दिमाग लगाया तो भाई तो फिर तो एडवेंचर करना है तो फिर एक अलग बात है, पहाड़ों से भी कूद सकता आदमी। तो फ्यूल कंजम्पशन, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि फ्यूल कितना लगा। तो अब फ्यूल का सीन ये होता है कि हम लोगों की बाइक सेम है, बट बाइक सेम है, चलाने के तरीके अलग अलग हैं। अब जैसे बहुत लोगों के पास दूसरी बाइक है या बहुत लोग कार से जाना चाहते हैं, सबका अलग अलग वेरी करता है। अब हमारी यहाँ से जो केदारनाथ है वो 1000 किलोमीटर आप ऑल ओवर रखो, 1000 जाना 1000 आना कानपुर से, वहाँ से आप रखो। दिल्ली से अगर आप करोगे तो आपको 450 के करीब, 444 या 450 के करीब आपको पड़ेगा। अब मेरी बाइक कभी 25 एवरेज देती है, कभी 28 देती है, कभी 30 देती है, कभी 22 देती है। तो मैं उस हिसाब से, आप अपनी बाइक के हिसाब से, अपने कार के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने रुपए का फ्यूल लगेगा अगर आप केदारनाथ जा रहे हो। क्यों भाई? ऑन एन एवरेज इसमें लगभग वही 5-6 हज़ार का, 5-6 हज़ार का इनका, मतलब ये आप मान के चलो, मैं अपनी बाइक में उस तरह से एवरेज मतलब लेके चलता हूँ कि अगर मुझे 1000 किलोमीटर मुझे करना है तो मेरी बाइक में 2500 रुपये का फ्यूल लग जाता है। मुझे इतना अंदाज़ है क्योंकि इतने टाइम से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है इतना। तो फ्यूल इस टाइप से आपको लग जाएगा। और हाँ, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाह रहे हो तो जो लास्ट एयरपोर्ट है केदारनाथ से पहले वो है देहरादून में। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाह रहे हो तो लास्ट स्टेशन जो है वो है आपका हरिद्वार में। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। और ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी जो है वो 210 किलोमीटर है।
हरिद्वार से ऋषिकेश की जो दूरी है वो अराउंड 30-34 किलोमीटर है। तो आप ये समझ लो हरिद्वार पे अगर आप ट्रेन से उतरते हैं तो वहाँ से 250 के करीब आपको केदारनाथ पड़ेगा। तो ट्रेन और उसके लिए भी आपको बता दिया। उसके बाद थिंग्स टू कैरी इन योर लगेज, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं गौमुख को भी इंक्लूड करूँगा। गौमुख का सीन ये है कि गौमुख ट्रैक जो मैंने किया था, नीचे प्लेलिस्ट है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। गौमुख ट्रैक जो था वो अभी तक का मेरी लाइफ का एक ऐसा ट्रैक था जिसमें मुझे ये लगा कि हाँ मतलब इंडिया में इस टाइप की जगह भी हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, जहाँ पे अगर पत्थर गिरेंगे तो पत्थर आ रहे हैं, बढ़ो आगे बढ़ो, पत्थर पकड़ना है, आपको ही बचना है। अगर चोट लगेगी तो आपको ही मरहम लगाना, आपको ही पट्टी करनी, कोई और दूसरा नहीं आने वाला है। तो गौमुख का सीन भी ये था। मैं मतलब इसमें जो कि आपको जो चीज़ें रखनी है तो उसमें मैं गौमुख को भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छे जूते होने चाहिए, ट्रैकिंग शूज़, एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो शूज़ था, आप उसकी हालत देखते, जब मैं केदारनाथ ट्रैक करके वापस आया था तो 3-4 जगह से वो क्रैक हो गए थे वो शूज़। और प्रॉपर रनिंग शूज़ थे, मेरे जिम शूज़ थे, प्रॉपर रनिंग शूज़ थे। मुझे लगा था कि बहुत अच्छा करेंगे, मगर मैंने ट्रैक भी बहुत ज़्यादा कर दिया था, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गई थी। वो सब वीडियो में आप देखिएगा। तो प्यूमा वाले शूज़ थे, उंगलियां टेढ़ी हो गई। हाँ, उंगलियां इनकी टेढ़ी हो गई थी। तो मैं अपना बता देता हूँ कि आपको क्या ले जाने चाहिए। एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बता देंगे कि आपको क्या ले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या ले जाना चाहिए, अगर आप केदारनाथ ट्रैक करो, जो कपड़े तो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो चीज़ आपको वहाँ पे यूज़ में आएंगी, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो भाई तकरीबन आपके पास 2 थर्मल होने चाहिए अपर के, एक लोअर का थर्मल होना चाहिए, एक आपके पास लोअर होना चाहिए, लोअर जो आप पहन के सो सकते हो। 2 टी-शर्टें होनी चाहिए जो आप पहन के मतलब चेंज करके आप सो सकते हो। अच्छा ट्रैकिंग शूज़ होना चाहिए, अच्छा मीन्स अच्छा जो आपके पैरों को आराम दे और बहुत ज़्यादा भारी ना हो। 2 वूलन सॉक्स होने चाहिए, 3 से 4 आपके नॉर्मल सॉक्स होने चाहिए, क्योंकि सॉक्स की भी बैंड बच जाएगी, वो वाला सीन है। आपके पास एक टैबलेट आती है जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मेरे कई लोगों को वहाँ पे दिक्कतें थी तो मैंने अपने पास से टैबलेट दी थी, मैं लेके जाता हूँ मगर मुझे यूज़ में नहीं आती। आपके पास डायमॉक्स होनी चाहिए, आपके पास अच्छे वाले पेन किलर होना चाहिए, आपके पास बुखार का, खांसी का, ज़ुकाम का, इन सब की आपके पास टैबलेट होनी चाहिए। आपके पास रिलीफ स्प्रे नहीं होता, मूव का स्प्रे आता है, वॉलिनी या मूव का जो भी स्प्रे आता है जो दर्द का होता है, आपके पास वो स्प्रे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना। और हाँ, ठंड में कभी भी जा रहे हो तो आपके पास सर दर्द की टैबलेट होना मस्ट है। क्यों भाई? तो ये चीज़ें, बाकी और सारी चीज़ें तो आप अपने हिसाब से आप ले जा सकते हो। हाँ, मास्क होना चाहिए, मास्क ये कोरोना से बचने वाला तो अलग चीज़ है, एक प्रॉपर आपका भंडाना टाइप का होना चाहिए जो आपके पूरे कवर कर ले। तो सनस्क्रीन, आपके पास एक अच्छी सनस्क्रीन होनी चाहिए और आपके पास एक अच्छा सनग्लास होना चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रैक कर रहे हो तो एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जिसमें ठंडा पानी ठंडा रहे, गर्म पानी गर्म रहे। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं जो आप अगर केदारनाथ या गौमुख ट्रैक कर रहे हो तो आपके पास होना मैंडेटरी हैं। तो रणविजय भाई, आप क्या लेके गए थे, आप भी बता दो, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा तो अच्छा। सामान सेम ही था, बस वही एक जैकेट एक्स्ट्रा थी मेरे पास, बॉम्बर जैकेट थी, पुल ओवर था। हाँ। थर्मल्स तो चाहिए ही होते हैं, वुलन सॉक्स हो जाएंगे आपके, ग्लव्स हाथ के लिए हो तो अच्छा है अगर विंटर। हाँ, ग्लव्स होने चाहिए। हाँ भाई, ग्लव्स तो मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे पास था, बताना आपको भूल गया। ग्लव्स आपके पास होना चाहिए। बाकी और जैकेट, या ठंडी जगहों पे आप जा रहे हो, जब हिल स्टेशन में जा रहे हो तो जैकेट तो आपके पास, और कैप, वो विंटर कैप आपके पास एक अच्छा वाला होना चाहिए। कैप से वो हो, अगर आपको वो धूप से भी बचा रहा है ना तो ज़्यादा अच्छी रहेगी कैप। विंटर कैप इतना ना भी हो, क्योंकि पहाड़ों की धूप बहुत गंदी होती है। अरे यार, मेरा पूरे ये सारी स्किन जितने में मैं ग्लास लगाया हूँ वो छोड़ के ये सब जल गया था, पूरी स्किन। केदारनाथ जब मैं करके आया हूँ ये सारी चीज़ें मेरी जल गई थी, क्योंकि मैंने गौमुख भी किया था, मैंने केदारनाथ भी किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना मस्ट है। उसके बाद का बात बता देता हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने पूछा रजिस्ट्रेशन को केदारनाथ, ये आपका ऑनलाइन भी होगा। और हाँ, 4 धाम पास जो होता है वो आपको कभी भी आप जाओगे तो आपको 4 धाम पास अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपकी आधार कार्ड लगेगा, वही सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी लगेंगी। उसके बाद आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक डेट उसमें डालनी होगी, उस डेट पे आप वहाँ पे एंट्री करो। मगर अगर आप डेट के बाद भी एंट्री करते हो तो वो एंट्री करने देंगे, मगर मैं यही कहूँगा कि आप जिस दिन आप वो ट्रैक करो उसी दिन की डेट उसमें मेंशन करो। बट चल जाता है, चल जाता है, वो तो है, वो तो मेरे साथ वालों का भी हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लेंगे उसके बाद भी आपको मैनुअल रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में होगा, जहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड में होगा, गौरीकुंड में भी होगा, सोनप्रयाग में भी होगा। सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, गौरीकुंड में नॉर्मल रजिस्टर पे लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन के लिए हो गया।
रोड कंडीशन इन केदारनाथ, लोगों ने पूछा रोड कंडीशन कैसी थी केदारनाथ में। तो केदारनाथ का सीन ये है कि आप ऋषिकेश से जब आप आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग के आप अगस्त मुनि तक आपको रोड अच्छी मिलेगी। अब मुझे याद आ गया, अगस्त मुनि तक आपको रोड अच्छी मिलेगी। अगस्त मुनि से जब आप आगे बढ़ेंगे सोनप्रयाग के लिए, मैं सोनप्रयाग बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पॉइंट एंड होता है, वहाँ से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ से 5 किलोमीटर पे गौरीकुंड से 16 किलोमीटर केदारनाथ ट्रैक। तो मैं इसलिए बार बार सोनप्रयाग का नाम, गाड़ी सोनप्रयाग के आगे नहीं जाती है, प्राइवेट व्हीकल नहीं जाता है। अब जो अगस्त मुनि से जो सोनप्रयाग का रास्ता है ना भाई साहब, वो आप वीडियो भी देखना, स्टोरी में डालता हूँ, इंस्टा पे भी डाला था, सब कुछ देखा था, आप उसमें जाके देखना। वो रास्ता ऐसा था कि एक तो बहुत टाइम बाद मैं ऐसा इतना ज़्यादा ऑफ रोड कर रहा था, इतना ज़्यादा मतलब आपको ऑफ रोड भी मिलेगा, आपको स्लश भी मिलेगा, नैरो रोड भी मिलेगी, आपको इंक्लाइंड भी मिलेगा, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। वो 50, 60, 70 किलोमीटर अगस्त मुनि से सोनप्रयाग का आपकी बैंड बजा देंगे, ये तो फॉर श्योर शॉट आपकी बैंड बजाएंगे। मगर अगर आप हिल्स के दीवाने हैं जैसे मेरी तरह हैं और इतना ज़्यादा आप ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे, जब आप गौरीकुंड के लिए बढ़ेंगे तो वो सारी जगहें ना आपको इतना रिलैक्स देंगी ना कि आप वो पिछला वाला जो दर्द है ना वो आप भूल चुके होंगे। आप केदारनाथ ट्रैक करोगे तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से कहीं ना कहीं बूम बूम करके निकल चुकी होंगी। तो वो रोड खाली ख़राब है 50, 60, 70 किलोमीटर का। ये हो गया रोड कंडीशन की बात हो गई। बाकी सारी रोड अच्छी है, और वो रोड इसलिए भी ख़राब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भी वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको कहीं कहीं 2-2 घंटे भी रुकना पड़ सकता है ड्यू, हाँ, लैंडस्लाइड की वजह से रुके रात में। हाँ, ये रुके हैं, 2-2 घंटा रुके हैं भाई, 2-2 घंटा रुके हैं, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और भाई वेदर कैसा था, वेदर का सीन तो रणविजय भाई इसलिए बताएंगे क्योंकि मैं भी बताऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा वेदर का। ये इन्होंने एक पूरी रात वहाँ पे स्टे किया था केदारनाथ में, तो वेदर के बारे में तो यही बताएंगे यहाँ से कि वेदर वहाँ पे कैसा था सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ का। देखो सोनप्रयाग में तो मतलब हल्की ठंड रहती है बट हल्की रहती है। हाँ, जब आप ट्रैक चालू करोगे तो जितना ऊंचाई पे जाओगे सोनप्रयाग में तो नॉर्मल था, ये तो बात है। मैं हाफ टी शर्ट में कभी कभी टहला, दिन में रह लोगे हाफ टी शर्ट में, रात में नहीं रह सकते। जब जब ट्रैक चालू करते तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी। और केदारनाथ में रात में ये समझ लीजिए, जब हम लोग वहाँ पे थे तो -1, -2 डिग्री गया था रात में, तो अच्छी खासी ठंड उस टाइम पे थी। हम लोग ये गए हैं 21 तारीख को लास्ट 21 को गए थे हम लोग, आई गेस नवंबर, नहीं 21 में नहीं गए थे आप, मैं 16 अक्टूबर को निकले थे, सॉरी। हाँ, और हम वहाँ पे थे शायद 18 को, हाँ 18 में थे तो वहाँ पे क्योंकि मैं 19 में वापस आया हूँ ना, 19 अक्टूबर। हाँ तो 18 को हम लोग 18 को आप वहाँ पे सोनप्रयाग 18 अक्टूबर को वहाँ पे रात में -1 डिग्री हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब एक तो हवा भी चलती है ऊपर से, तो बहुत ठंड फील होता है वहाँ पे, जितना एक्चुअल होता है उससे ज़्यादा ठंड फील होती है आपको वहाँ पे। तो आपको अच्छे से तैयारी करके रखनी पड़ेगी अपनी, ये तो बात है। और सीन ये है, अब ठंड की मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठंड का सीन ये है कि मैं बीच में एक 6 किलोमीटर पे एक जगह थी, वहाँ पे रुकना पड़ा था। मेरे साथ में जो लोग थे उनकी वजह से भी, आप मेरी वजह से भी बोल सकते हो, किसी की वजह से भी बोल सकते हो, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठंड का सीन ये है कि वहाँ पे कि अगर आपके पास 2 थर्मल, जैसा मैंने बताया, एक नीचे का और एक अच्छा ट्रैकिंग शूज़ है, आपके पास वार्मर हैं, मतलब वुलन सॉक्स हैं, कैप है, सनस्क्रीन है, मास्क है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ की जो ठंड है वो आपको छू भी नहीं पाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि अगर आप केदारनाथ मंदिर में जाके ऊपर जाके अगर आप रात में 11 बजे टहलोगे तो -1-2 हो जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मगर वहाँ का एनवायरनमेंट देख के आपको वो ठंड भी फील नहीं होगी। तो मगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम गए थे अक्टूबर में, अक्टूबर का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ अलग था, क्योंकि इतनी ऊँचाई पर अगर आप नवंबर में जाओगे तो अलग सिनेरियो होगा आपको, और आप जुलाई में जाओगे एक अलग सिनेरियो होगा। जुलाई में आपको बारिश मिलेगी, नवंबर में शायद आपको स्नोफॉल मिल सकती है। हम जिस टाइम पे गए थे, और देखिए कोई भी ट्रैवलिंग करने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में रखा करिए कि आप उसका बेस्ट मंथ देखो क्या है। आप मेरी पिछला कितना भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, शायद 1 ही 2 राइड ऐसी होंगी जो मैंने उसके बेस्ट मंथ में नहीं करी है, वरना मैंने हर राइड उसके बेस्ट मंथ में की है। और बेस्ट मंथ करने का फ़ायदा पता है क्या होता है? एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप एडवेंचर के लिए गए तो आपको एडवेंचर मिलेगा, आप मौज के लिए गए तो आपको मौज मिलेगी, आप स्नो के लिए गए तो आपको स्नो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप स्नो के लिए गए तो आपको बारिश मिलेगी, आप ठंड के लिए गए तो आपको गर्मी मिलेगी। तो बेस्ट टाइम आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वेदर तो भाई साहब अलग ही सीन था। और वो ट्रैकिंग में जोड़ लो, बैकपैक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ यार, हाँ भाई साहब, सीन ये है कि ये समझ लो कि
बैकपैक का सीन तो ऐसा है कि मेरी वीडियो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वीडियो का सीन ये है कि बैकपैक मैंने एक दुकान वाले से अपना टैंक बैग दे के बैकपैक लिया। तो गौरीकुंड से जब हम 2 किलोमीटर ऊपर आ गए थे तो एक दुकान वाले से मैंने बैग लिया था, अपना टैंक बैग उसको दिया था और ये बैग लिया था। वो इतना स्वीट बंदा था, आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में, इतना स्वीट बंदा था। वो बंदे को मैं दिखा नहीं पाया था, इतना स्वीट बंदा था कि उसने बैग अपना कपड़े निकाल के मुझे बैग दे दिया, मेरा टैंक बैग में अपने कपड़े रख लिए। तो 500 ग्राम का भी कोई सामान है ना तो आपके हाथ, मतलब आप ये समझ लो 2-3 किलोमीटर के बाद वो 500 ग्राम का सामान भी आपके हाथों से उठेगा नहीं। तो इसलिए आपके पास एक अच्छा बैकपैक होना चाहिए, इसकी कंफर्टेबिलिटी ऐसी हो कि आपके शोल्डर पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्यों भाई? हाँ। तो ये सारी चीज़ें देखो, यही फ़ायदा होता है 2 पॉइंट ऑफ व्यू में, इसीलिए सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और हर आदमी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, हाँ, सोनप्रयाग में कोई एटीएम नहीं, किसी ने पूछा था एटीएम है कि नहीं। सोनप्रयाग में एक एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, मगर वो ख़राब है, आपको दुकान चलता नहीं। दुकान वालों पे ये है कि अगर आप गूगल पे या कुछ कर दोगे तो 10-20-50 रुपये आपको 1-2%, 5% लेंगे और आपको कैश दे देंगे। मतलब 2000 के आपको 1950 रुपये आपको मिल जाएंगे, ऐसा वहाँ पे है। एंड में ये बता देता हूँ, D4 यानी डोमिनर 400 2019 UG का जो परफॉर्मेंस था केदारनाथ गौमुख गंगोत्री राइड में, वो बहुत ही शानदार था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब इस बाइक ने मुझे किसी भी टेरेन में, किसी भी जगह पे, मैं इतनी राइडें कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए तो आपको पता चलेगा मैं इस बाइक से न जाने कितनी राइड कर चुका हूँ और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में करी, मगर इस बाइक ने मुझे कहीं धोखा नहीं दिया। अभी लास्ट में सचपास, केदारनाथ के बाद मैं आया, उसके बाद मैं सचपास करके आया हूँ नवंबर में, वो भी सचपास करके आया हूँ जो कि आदमी जल्दी नहीं करता, अक्टूबर में करता है। वही चीज़ आप नवंबर में, मुझे पता था ये बेस्ट टाइम नहीं है सचपास करने का और वही हुआ। वहाँ पे जो वेदर कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग थी, मुझे पता था अलग होगी। तो इस बाइक ने भी पूरी तरह से साथ दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव, ऑब्वियस सी बात है इन्फॉर्मेटिव थी, मगर ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमेशा काम आएगी। आपको काम नहीं आएगी तो आप ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो, दूसरे को काम आएगा। अगर वो केदारनाथ जाना चाहता है, और हर आदमी केदारनाथ जाना चाहता है, गंगोत्री जाना चाहता है, हर आदमी जाना चाहता है, तो आपको ये कहीं ना कहीं ये वीडियो पसंद आएगी और आपको हेल्प करेगी इन फ्यूचर। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई कि नहीं आई, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो अपने, हाँ, जो भी इनको सुझाव देने वो दे सकते हो। हाँ, अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, मैं कितना इम्प्रूव कर पाया, कितना नहीं इम्प्रूव कर पाया, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको क्या ख़राब लगा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट राइड का भी आप बता सकते हो, कहाँ जाने का ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर सब कुछ सही लगे, मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगे, मेरा आने वाली ट्रैवलिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे आप दबा दोगे तो मेरे चैनल से जुड़ जाओगे। बगल में बेल आइकन होगा, उसे आप ऑल कर देना। मैं कोई भी वीडियो जैसे ही पोस्ट करूँगा, कोई भी कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, कोई भी स्टोरी डालता हूँ, तो सबसे पहले आप तक जाएगी और आप उसे देख के एंटरटेन हो पाओगे। आई होप मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ गैफ इन कानपुर। टुडे इज 7th of December, टाइम ऑलमोस्ट 5:30 in the evening. Signing off. और हाँ, आज की बात ये है कि अगर आपको कोई नॉलेज है या आपको कोई तजुर्बा है तो वो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। सोचिएगा, कल मिलता हूँ।